सुबह का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे गांव चंदनपुर की गलियों को रोशन कर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की गाड़ियों की खटर-पटर से पूरा गांव जाग उठा था। गांव के किनारे, जहां मिट्टी की पगडंडी तालाब तक जाती थी, वहीं एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे गोपाल और उसकी बेटी मीरा। झोपड़ी भले ही टूटी-फूटी थी, पर आंगन में तुलसी का पौधा और दीवार पर लटकती लालटेन उनकी सादगी और उम्मीद की निशानी थी। गोपाल रोज सुबह खेतों में निकल जाता, दिन भर तपती धूप में हल चलाता, पसीने से भीगता और मेहनत की मिट्टी में ही अपनी रोजी तलाशता। मीरा घर के छोटे-मोटे काम संभाल लेती, कभी कुएं से पानी लाती, कभी रोटियां बेलती, कभी पास पड़ोस के बच्चों को कहानियां सुनाकर उनका मन बहलाती। शाम का समय होता तो खेत से लौटते वक्त गोपाल के कंधे झुके हुए होते, हाथों में दरांती और चेहरा थकान से चूर। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचता और बेटी की मुस्कुराती सूरत देखता, उसके चेहरे की थकान मानो पल भर में उड़ जाती। गोपाल दरवाजा खोलते हुए, कंधे से पसीना पोंछते हुए थकी आवाज में, अरे मीरा बेटा, जरा जल्दी से पानी पिला दे। आज तो खेत की तपती मिट्टी ने जैसे सारी ताकत चूस ली। धूप सर पर आग बनकर बरस रही थी। हल पकड़ते पकड़ते हाथ छिल गए और पांव ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी जवाब दे देंगे। बेटा, सच कहूं तो आज तो जान ही निकल गई खेत में। मीरा लोटा पकड़ाते हुए, बाबा के चेहरे को गौर से देखते हुए, लो बाबा, पहले पानी पी लो, गर्मी से चेहरा बिल्कुल तपा हुआ है। लेकिन बाबा, मैं तुम्हें देख रही हूँ, माथे पर शिकन साफ बता रही है कि फिर वही हुआ है ना। उस साहूकार ने ईमानदारी से पूरा हक नहीं दिया। 3 दिन की जान तोड़ मेहनत और बदले में आधे ही पैसे। ये तो रोज की आदत बना ली है उसने। सच बताइए बाबा, क्या फिर वही धोखा दिया ना उसने? गोपाल गहरी सांस छोड़ते हुए, आंखों में थकान और आवाज में उदासी, हाँ बेटी, वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। पूरे 3 दिन जान तोड़ मेहनत की, धूप में जलते खेतों में पसीना बहाया, लेकिन उस साहूकार ने फिर आधा ही पैसा थमा दिया। जब मैंने हिम्मत करके पूछा तो कहने लगा, पहले पूरा काम कर, फिर हिसाब होगा। अरे मीरा, मैं समझ नहीं पाता, हमारी मेहनत का मोल हमेशा अधूरा ही क्यों रह जाता है। लगता है जैसे हमारी गरीबी उसके लिए मजाक हो। मीरा गुस्से से आंखें तरेरते हुए आवाज में कड़वाहट और दृढ़ता से बोली, बाबा, ये साहूकार रघुनाथ तो समझता है जैसे गरीब की मेहनत उसकी जेब की चीज हो। गांव का कोई मजदूर ले लो, सबकी हालत एक सी है। दिन रात खेतों में पसीना बहाओ और बदले में आधा ही पैसा थमा देता है। बाकी की आस में सबको और खपाता है। यही उसकी पुरानी चाल है। लेकिन अब बहुत हो गया बाबा, हमारी मेहनत की कीमत आधी अधूरी नहीं होगी। इस बार उसे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि आगे से गरीब का हक मारने से पहले 1000 बार सोचे। हमारी चुप्पी ही उसकी ताकत बनी है। अब अगर हम ही बोल उठे तो उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। गोपाल चौंक कर, आंखें फैलाकर मीरा की ओर देखते हुए, अरे ओ पगली, तू करेगी क्या रे? ये साहूकार रघुनाथ कोई साधारण आदमी नहीं है। पूरा गांव उससे डरता है। उसके घर के दरवाजे पर खड़े होने से ही मजदूरों के पैर कांपने लगते हैं। और तू कह रही है उससे पंगा लेगी? हम जैसे गरीब लोग अगर उसके खिलाफ खड़े हो गए तो वो पल भर में हमें काम से निकाल देगा। ऊपर से कर्ज का नाम लेकर घर भी छीन लेगा। बेटी, तेरी बातें सुनकर तो मेरा दिल और भी कांपने लगता है। मीरा आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए बोलती है, बाबा, गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती। असली कमजोरी तो इंसान के दिमाग और हिम्मत की होती है। अगर हिम्मत हार जाए तो बड़े बड़े अमीर भी कंगाल हो जाते हैं। लेकिन अगर दिमाग तेज हो और दिल में सच्चाई हो तो सबसे ताकतवर को भी हराया जा सकता है। और मेरा दिमाग उस चालाक रघुनाथ से कहीं तेज है। वो चाहे जितनी चालें चले, मैं उसकी हर चाल का जवाब दूंगी। अब वक्त आ गया है कि वो समझे, गरीब की चुप्पी उसकी मजबूरी नहीं, उसकी इज्जत होती है। और जब गरीब बोल उठे तो जमीन भी कांप जाती है।
अगले दिन दोपहर का समय था। गांव के बीचों बीच बना पुराना कुआं उस दिन हमेशा की तरह औरतों से भरा हुआ था। कोई घड़े में पानी भर रही थी, कोई सिर पर कलसी रखकर गपशप कर रही थी। वहां एक और नामचीन औरत भी मौजूद थी, गोमती। पूरे गांव में वो अपनी चुगली और कहानियों के लिए मशहूर थी। लोग अक्सर हंसते हुए कहते, अगर गोमती को गांव का कोई राज बता दिया तो समझो अगले ही घंटे पूरे चंदनपुर में ढोल बज जाएगा। मीरा भी वहीं पहुंची। उसने पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं औरतों की भीड़ में उसका राज सुनने वाला कोई और तो नहीं। फिर वो धीरे धीरे गोमती के पास सरक आई। मीरा धीरे से, होंठों पर हल्की मुस्कान लिए, जैसे कोई गुप्त बात कह रही हो। गोमती चाची, आप तो ऐसी हो कि हवा भी चली ना हो और आपको पहले से पता चल जाए कि किस दिशा से आने वाली है। गांव की हर छोटी बड़ी खबर आपकी झोली में सबसे पहले गिरती है। सच कहूं तो अगर कोई बात पूरे गांव तक पहुंचानी हो तो डंका बजाने की भी जरूरत नहीं, बस आपको कानों में कह दो, फिर देखो कैसे आग की तरह फैल जाती है। तो चाची, अगर मैं आपसे एक छोटा सा काम कहूं तो क्या आप मेरी मदद करोगी? मीरा चालाकी भरी मुस्कान के साथ धीरे से बोली, गोमती चाची, आप तो रोज रोज साहूकार रघुनाथ के घर झाड़ू पोछा करने जाती हो। जितना उसके आंगन का कोना कोना आप देखती हो, उतना तो शायद उसकी परछाई भी न देखती हो। आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है कि उसके घर के भीतर क्या चलता है और उसके मन के भीतर कैसी धड़कनें छिपी हैं। मीरा ने जरा आंख दबाकर राजदार अंदाज में कहा, चाची, लोग कहते हैं कि रघुनाथ बाहर से चाहे कितना अकड़ू बने घूमे, पर अंदर से किसी बात से बहुत डरता है। अब आप तो उसके घर की दीवारों तक की सिसकियां सुन लेती हो। बताओ ना, वो किससे डरता है? कौन सा राज है जो अगर सामने आ जाए तो उसकी अकड़ हवा की तरह उड़ जाएगी? गोमती हंसते हुए मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरी बेटी, वो रघुनाथ बाहर से तो शेर बनकर दहाड़ता है, मगर अंदर से इतना डरपोक है कि अपनी इज्जत की परछाई से भी कांप उठता है। अगर किसी ने जरा सी भी बदनामी की अफवाह फैला दी तो बेचारा सारी रात बिस्तर पर ऐसे तड़पता रहता है जैसे किसी ने तकिए के नीचे बिच्छू छोड़ दिया हो। दिन में चाहे 100 गांव वालों को आंख दिखा लें, मगर रात को अपनी ही परछाई देखकर पसीने पसीने हो जाता है। मीरा धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों में चमक के साथ बोली, मतलब अगर उसकी इज्जत गांव में जरा सी भी खराब हो जाए तो फिर तो वो साहूकार रघुनाथ, जो आज तक सबके सामने अकड़ में चलता है, कल खुद ही अपनी अकड़ भूलकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगेगा। सोचो चाची, जो आदमी गरीबों को तिरछी नजर से देखता है, वही अगर सबके सामने सिर झुकाकर दया की भीख मांगे तो कैसा मजा आएगा, है ना चाची? गोमती चाची आंख मारते हुए हंस पड़ी। अरे बेटी, बस यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन उसकी नाक गांव में कट गई, समझो उसी दिन उसका घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। शाम का समय था। गांव की गलियों में बैलों की घंटियों की टन टन गूंज रही थी। बच्चे खेलकूद से लौटकर धूल धप्पड़ में हंसते खिलखिलाते दौड़ रहे थे। कहीं कोई औरत चूल्हे में आग जला रही थी तो कहीं पर मिट्टी के आंगन में बकरियां चारा चबाती नजर आ रही थी। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए धीरे धीरे ढल रहा था और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। गांव की चौपाल के पास पान की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ जमा थी। कोई बीड़ी फूंक रहा था, कोई हुक्के का कश ले रहा था और बीच बीच में ठहाके गूंज रहे थे। इसी भीड़ के बीच धीरे धीरे कदम रखती हुई मीरा आई। उसके चेहरे पर भोली सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कोई शरारत दिमाग में पहले से ही पक रही हो। वो सीधे अपने पिता के पुराने दोस्त हरिनाथ काका के पास जाकर बैठ गई। काका पान की गिलौरी दबाए बड़े मजे से गांव वालों को किस्से सुना रहे थे। मीरा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, काका, आप तो गांव के आंख कान हो। कोई भी बात हो सबसे पहले आपको ही पता चलती है। आपकी समझ और इज्जत तो पूरे गांव में मशहूर है। इसलिए मैं भी आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। काम बड़ा तो नहीं है, मगर अगर हो गया ना तो पूरा गांव खुशी से तालियां बजाएगा और कहेगा, वाह,
हरिनाथ काका और मीरा ने तो कमाल कर दिया। हरिनाथ काका हंसते हुए फिर गंभीर हो गए। पर बेटी मीरा, तू मुझे तो जरा साफ साफ बता दे, करना आखिर है क्या? देखो, मैं कोई लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला आदमी नहीं हूं। मेरी तो उम्र भी अब ढल रही है। हाँ, अगर काम ऐसा हो जिसमें किसी की भलाई हो, किसी गरीब का भला हो, तो फिर चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस तू साफ बोल, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि तेरा दिमाग इस बार कौन सा नया खेल रच रहा है। मीरा शरारती मुस्कान के साथ धीरे धीरे बोलते हुए, ताका, करना कुछ बड़ा नहीं है, बस उस साहूकार रघुनाथ को थोड़ा सा डराना है। उसकी ताकत रुपयों में है, लेकिन उसकी कमजोरी उसकी इज्जत है। अगर गांव में नाम पे जरा भी दाग लग जाए ना, तो उसकी नींद उड़ जाएगी। बस वही करना है। लोगों के सामने उसकी अकड़ को ऐसे तोड़ना कि वो खुद हाथ जोड़कर कहे, मजदूरों का हक पूरा मिलेगा। असली खेल तो उसकी इज्जत का है, बाकी काम वो तो मैं देख लूंगी। अरे वाह रे बेटी, तेरी बातों से तो लग रहा है इस बार उस साहूकार की खटिया ही नहीं, पूरी दुकानदारी उलट-पुलट होने वाली है। सुना है वो बड़ा अकड़ में जुलता है, लेकिन तेरी चालाकी के आगे तो उसकी अकड़ घास चरने चली जाएगी। अब मजा आएगा जब गांव भर में लोग कहेंगे, रघुनाथ को एक औरत ने चकमा दे दिया। रात को मीरा अपने बाबा के पास गई। धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बाबा, कल आप सेठ रघुनाथ से साफ कह देना कि हमें हमारी मेहनत की पूरी मजदूरी चाहिए। अब आधा आधा हिसाब नहीं चलेगा, और अगर उसने फिर चालाकी दिखाई तो हम पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा देंगे कि सेठ गरीबों का पैसा छुपाकर रात को अंधेरे में लड्डू खाता है। सोचो बाबा, चौपाल पर सब हंस हंस कर कहेंगे, अरे वो देखो मीठा चुराने वाला सेठ आ रहा है। और औरतें कुएं पर पानी भरते भरते गुनगुनाएंगी, कंजूस सेठ मीठा खा खा के मोटा हो रहा। तब उसकी अकड़ ऐसे चटकेगी कि खुद हमारे घर आकर कहेगा, बेटी मेरा नाम तो बचा लो। सुबह सुबह का समय था। रघुनाथ की हवेली के दरवाजे पर कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, जैसे सबको बताना चाहता हो, सावधान, सेठ अभी सोकर उठे हैं। अंदर आंगन में नौकर झाड़ू लगाते लगाते खुद से बड़बड़ा रहा था, हाय राम, सेठ जी के आंगन की धूल भी जैसे रोज हमारी मजदूरी निगल जाती है। सेठ जी नमस्ते, मैं वही गोपाल हूँ जो पिछले 3 दिन से आपके खेत में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपसे मजदूरी का हिसाब मांगने आया हूँ। सुबह से शाम तक धूप में खटने के बाद अगर पूरा हक न मिले तो पेट भरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरी मेहनत की कमाई मुझे पूरा लौटा दीजिए। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मेरी पत्नी भी यही पूछ रही है कि कब तक आधा अधूरा हिसाब चलता रहेगा। रघुनाथ ने तोंत पर हाथ फेरते हुए और मुंह में पान दबाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, अबे गोपाल, तू अभी से हिसाब मांगने चला आया? अरे पहले काम पूरा कर, फिर मुंह खोलना। यहाँ हिसाब किताब ऐसे ही नहीं बांट दिया जाता। जा निकल आंगन से, मुझे तंग मत कर। उसने नौकर की ओर देखते हुए हंसकर कहा, देखो जरा इसको, अभी तो खेत में आधा काम भी बाकी है और जेब में सिक्कों की खनक सुनना चाहता है। अरे भाई, मेहनत का दाम इतनी आसानी से नहीं मिलता। पहले मेरे खेत की फसल काट, बैलों को पानी पिला, और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो रात में भी पहरा देना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा कुछ, समझा? गोपाल मायूस चेहरा लिए धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला। पगड़ी के किनारे को पसीना पोंछते हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे दिल का बोझ और भी बढ़ गया हो। लेकिन बाहर खड़ी मीरा तो जैसे सब पहले से समझ चुकी थी। वो हल्की मुस्कान लिए बोली, तो मैं हूं ना बाबा, गुस्सा तो उसका होगा मगर खेल हमारा चलेगा। वो चाहे जितनी अकड़ दिखाए, उसकी अकड़ 2 मिनट में भाप बनकर उड़ जाएगी। देख लेना, कल तक पूरा गांव उसकी हंसी उड़ाएगा और हम अपनी मेहनत का हक लेकर घर लौटेंगे। दोपहर होते होते गांव के हर कोने में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई खेत की मेड़ पर खड़े होकर सेठ की बुराई कर रहा था, कोई कुएं पर पानी भरते भरते ताने कस रहा था, तो कोई पनवाड़ी की दुकान पर बैठकर उसे लोभी और अन्यायी कहने लगा।
देखते ही देखते पूरा गांव सेठ रघुनाथ को बुरा भला कहने लगा और उसकी इज्जत ताश के पत्तों सी बिखरने लगी। अगली सुबह हवेली के अंदर रघुनाथ बेचैन होकर टहल रहा था। रघुनाथ घबराकर मन ही मन बड़बड़ाया। अगर ये बात गांव की चौपाल से निकलकर बाहर के गांव तक पहुंच गई तो मेरी धजिया ही नहीं बल्कि मेरी अकड़, मेरा रुतबा और मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत सब हवा में उड़ जाएगी। इतने में नौकर दौड़कर आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, सुना है आज चौपाल पर सब लोग बैठकर यही चर्चा कर रहे थे कि अब और नहीं सहेंगे। सबने मिलकर ठान लिया है कि गांव भर के आदमी एक साथ बैलगाड़ियों पर सवार होकर सीधे शहर के बड़े अफसर के दरवाजे पर पहुंचेंगे। वहां जाकर सब खुली किताब की तरह आपका पूरा हिसाब खोल देंगे। किसको कितना दबाया, किसकी मजदूरी खाई और किसको बेइज्जती करके भगा दिया। सोचिए जरा, जब बड़े अफसर के सामने इतने सारे लोग एक सुर में आपका नाम लेंगे तो आपकी बनती बनाई शान का ढोल वहीं फट जाएगा। रघुनाथ घबरा कर, बस चुप कर, कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलना, कोई सुन लेगा तो आफत मच जाएगी। हाय राम, अगर ये बातें गांव से बाहर निकली तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। चलो चलो, अभी इसी वक्त गोपाल के घर चलते हैं, वहीं जाकर साफ साफ पूछूंगा कि आखिर ये आग किसने भड़काई, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। रघुनाथ और उसका नौकर हड़बड़ाते हुए गोपाल की झोपड़ी पर पहुंचे। रघुनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अरे गोपाल, लो भाई, ये तुम्हारी पूरी मजदूरी, और हाँ, आगे से वादा है कि काम खत्म होते ही तुम्हें पैसा तुरंत मिलेगा। देखो, लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मैं दिल से तुम सबका भला चाहता हूं। आखिर तुम सब मेरे ही परिवार जैसे हो। अगर कभी थोड़ा देर सवेर हो गया तो समझ लेना कि मैं सिर्फ तुम्हारे भले की सोच रहा था, कोई बुराई नहीं थी। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि गांव का हर आदमी चैन से रहे। और हाँ, अगर फिर भी तुम्हें मेरी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझकर माफ कर देना। मीरा आंखों में चमक और आवाज में दृढ़ता के साथ सेठ जी से बोली, याद रखिएगा साहूकार जी, गरीब की कमाई ही उसका सम्मान है, और जो सम्मान छीन लेता है उसकी अपनी इज्जत भी बची नहीं रहती। गरीब मजदूर सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता है ताकि घर का चूल्हा जल सके। अगर उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मेहनत की मजदूरी उसे ना मिले तो सोचिए ऐसी मजदूरी का क्या मतलब रह जाता है। जो इंसान दूसरों की मेहनत की कदर नहीं करता, उसका धन चाहे कितना भी बढ़ जाए, पर उसकी नेकी और उसकी शोहरत मिट्टी में मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी की मेहनत का सम्मान करना चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। लालच बुरी बात है और हमेशा ईमानदारी, समझदारी और हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।